हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। स्टूडेंट्स, हमने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनाया था और उस केस में जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पर लाई कर रहा था, रेयर मीडियम में। और हमने इस रिलेशन को फाइंड आउट किया था -n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन आपके पास फाइंड करने के लिए आ सकता है कि आपने प्रूव करना है व्हेन रिफ्रैक्शन अकर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और कैसा स्फेरिकल सरफेस दिया गया होगा आपके पास, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। या तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे डायरेक्ट ये रिलेशन पूछ लिया गया है कि रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विद द हेल्प ऑफ रियल इमेज, कि जब इमेज फॉर्म कैसी हो रही है, रियल हो रही है, उसके हेल्प से इस डेरिवेशन को डिराइव कर रहे हैं। या तो आप जो सेकंड होगा उसमें क्या कर सकते हो आप, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। अब हमारे पास क्या होगा, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर ही दिया होगा, लेकिन हम रियल इमेज की हेल्प से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल इमेज। की जो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है उसमें वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, और हमने इसी रिलेशन को विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल इमेज डिराइव करना है। और इसमें भी वही है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा रेयर मीडियम में ही लाई करेगा। और कैसा, कौन सा आपके पास स्फेरिकल सरफेस दिया गया है, कन्वेक्स, और ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, रेयर मीडियम में। रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे और यहाँ पर हमने क्या करना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होगा, ये पोल होगा, पोल ऑफ दिस कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, और ये पोल है, और ये रेयर मीडियम है। और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, वो रेयर मीडियम में लाई कर रहा है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको मैं ओ से नाम दे रही हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और ये पोल है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का वो n1 है, और डेंसर मीडियम का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमें समझ में आ गया है कि ये रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, रेयर मीडियम में लाई कर रहा है। तो आपने बताना है ये रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइक फ्रॉम पॉइंट ओ एट पॉइंट ए ऑन द कन्वेक्स सरफेस। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो यहाँ पर सेंटर में लाई करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस, तो जो नॉर्मल जो लाइन होगी वो कहाँ से ड्रॉ होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पता है कि नॉर्मल लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये नॉर्मल हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, क्योंकि जो फर्स्ट केस हमने इसमें स्टडी किया था स्टूडेंट्स, वो था जब रियल इमेज फॉर्म हो रही थी विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। लेकिन इमेज कैसी बन रही थी स्टूडेंट्स, यहाँ पर रियल इमेज। अब हम बना रहे हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज की हेल्प से हमने इस डेरिवेशन को डिराइव करना है। तो हमें पता लग गया है कि यहाँ पर रेयर मीडियम में जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई कर रहा है, ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम पॉइंट ओ स्ट्राइक द कन्वेक्स सरफेस एट पॉइंट ए। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है स्टूडेंट्स, रेयर टू डेंसर मीडियम। अब आपको पता है कि जब हमने, ये हमारे पास रेयर मीडियम होता है और ये डेंसर मीडियम। अगर रेयर मीडियम और दिस वन इज हेयर ग्लास या वाटर, मीडियम यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, नॉर्मल ड्रॉ करते थे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब यहाँ पर इस पॉइंट पर
लाइट इंसिडेंट करेगी तो दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किस लाइन के साथ बनता था? नॉर्मल के साथ बनता था। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है कि ये जो नॉर्मल जो लाइन है इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बनेगा। ये पॉइंट यहाँ मैं लिख रही हूँ, ये कौन सा एंगल बनेगा? नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको ये भी मालूम है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। यही करते थे ना आप कि इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है तो ये एंगल क्या होता था? ये आर होता था। तो अब इस केस में हमने अगेन वही करना है कि ये नॉर्मल क्या है? एसी है, तो ये बेंड हो जाएगी। जो रे ऑफ लाइट होगी वो नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है? यहाँ से ये बेंड हो रही है, यूं करके नॉर्मल वाली डायरेक्शन में ये रे ऑफ लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है। क्योंकि यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है तो मीडियम चेंज हो रहा है। और ये वाली लाइन कौन सी है स्टूडेंट्स? ये एंगल आर, ये रिफ्रैक्शन के बाद है। तो ये जो रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। लेकिन अब आपने क्या करना है? जो रिफ्रैक्टेड जो रे है ए बी, जब हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, व्हेन वी प्रोड्यूस ऐसे करके ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आपने इसको बिल्कुल जो रिफ्रैक्टेड जो रे है ए बी, इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे और ये यहाँ पर आगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये लाइन मीट हो जाए यहाँ पर। ऐसे करके ये बिल्कुल आपने ये सही डायग्राम बनाना है। ये यूं करके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये लाइन क्या हो जाएगी? यहाँ पर मीट करेगी। तो हमें पता है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में एंगल कौन सा बनता है स्टूडेंट्स? अल्फा एंगल बनता है। और जहाँ इमेज बनेगी वहाँ पर एंगल बीटा बनेगा। जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ पर क्या बनेगा? गामा। तो एक बार स्टूडेंट्स मैं दोबारा से आपको यही डायग्राम में यहाँ पर बना के बता रही हूँ। ये हमारे पास डायग्राम है और आपने बता देना है कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ लाई कर रहा है? रेयर मीडियम में लाई कर रहा है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है तो यहाँ से जो लाइट होगी वो कन्वेक्स सरफेस के ऊपर फॉल करेगी एंड यहाँ पर स्ट्राइक करेगी एट पॉइंट ए। तो यहाँ से आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि आपको ये जो नॉर्मल होगा वो कहाँ से लाई करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब ये जो रे ऑफ लाइट है जो ए पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये इसके साथ नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाएगी। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रे ऑफ लाइट होगी ये रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड किस तरफ को बेंड हो जाएगी? ये टुवर्ड द नॉर्मल, इस नॉर्मल की तरफ ये क्या होगी? ये बेंड होगी। यूं करके ये ऐसे करके ये बेंड हो जाएगी। और आपने बता देना है अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये एंगल आर बनेगा। जब हम इस लाइन को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पर इस तरह ये इमेज बनेगी। इमेज ये बन जाएगी इमेज। तो ऑब्जेक्ट पर जो एंगल बनेगा वो अल्फा होगा, इमेज पर जो एंगल बनेगा वो बीटा होगा और कर्वेचर पर जो एंगल बनेगा वो गामा होगा। और हमें पता ही है ये पोल होगा, पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो u होगा, पोल से लेकर जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो v होगा और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस r होगा। तो ये हमें समझ में आ गया। ये देखो ये कैसी इमेज बनी है? ये वर्चुअल इमेज। जो लास्ट वाला केस हमने स्टडी किया था उसमें हमने ये रियल इमेज का केस लिया था। है वही डेरिवेशन है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है। तो ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जा सकता है। अगर पूछा जाता है कि आपने विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल इमेज इस इक्वेशन को डिराइव करो,
तो आप वर्चुअल इमेज की हेल्प से आपने इसको डिराइव करना है। अगर रियल इमेज पूछा जाएगा तो आप रियल इमेज की हेल्प से इसको डिराइव करेंगे। अगर कुछ नहीं पूछा जाएगा तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इमेज रियल का एग्जाम्पल दे रहे हो या तो वर्चुअल का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एग्जाम में वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि वर्चुअल इमेज की हेल्प से या रियल इमेज की हेल्प से, वहाँ पर डायरेक्ट इस तरह ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रूव दैट दिस वन माइनस n1 अपॉन यू प्लस n2 अपॉन वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर when refraction occur from rarer to denser medium at a convex spherical refracting surface। लेकिन मैं आपको दोनों ही पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे फर्स्ट केस हमने किया था कि जब रियल इमेज बन रही थी तो उस केस में आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है, तो ये डायग्राम आपने बना लिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हमने जो इंसिडेंट रे होगी वो एंगल अल्फा बनाएगी, ठीक है, और जो रिफ्रैक्टेड जो रे होगी वो एंगल बीटा बनाएगी। जो रिफ्रैक्टेड जो रे होगी वो यहाँ पर वो कौन सा एंगल बनाएगी, बीटा, और जो नॉर्मल जो रे होगी वो कौन सा एंगल बनाएगी, गामा, ठीक है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो नॉर्मल वाली जो रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वो कौन सा एंगल बनाएगी, वो गामा। तो अल्फा बनाएगी इंसिडेंट रे, जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, लाइट को इंसिडेंट कर रहा है। जो आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन वाली रेज होगी वो क्या बनाएगी, बीटा एंगल बनाएगी इमेज के साथ। और नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कौन सा एंगल बनेगा, गामा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से सबसे पहले आपने देखना है ऑब्जेक्ट, देखेंगे यहाँ पर OAC और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेना है आपने साथ में। फ्रॉम ट्राइंगल देखेंगे AOC। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप रफली क्या कर सकते हो, ट्राइंगल बना सकते हो। यहाँ पर ये देखो डायग्राम ऐसे है, ये ऐसे करके, ये ऐसे, ये A है, ये O है और ये C है, ऐसे करके, और ये एंगल I है और ये अल्फा है और ये गामा है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल। एंगल ए पर ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो अल्फा प्लस गामा। आपको पता ही है कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इनका आप क्या करोगे, सम करोगे। तो अब आपको ये भी पता है कि angle alpha and gamma are very small, so they can be replaced by their tangent. I is equal to tangent alpha plus tangent gamma। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आप ले लेंगे। फिर ये तो था ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने साथ में लेना है AOC। अब लेंगे आप इमेज, जिस ट्राइंगल में इमेज बन रही है, देखेंगे AIC फ्रॉम ट्राइंगल। अब इमेज कहाँ बन रही है, आई पॉइंट पर बन रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने एज इट इज लेना है AIC। बनाएंगे डायग्राम रफली। ये A पॉइंट है, ये I है और यहाँ पर ये C पॉइंट है। ये A है, ये I है और ये C है। तो यहाँ पर ये बीटा है और ये गामा है यहाँ पर, और ऐसे करके यहाँ पर ये एंगल R है, एंगल R। क्योंकि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड जो रे होती है वो बनाएगी एंगल बीटा, और जो इंसिडेंट जो रे होगी वो बनाएगी एंगल अल्फा, ठीक है, इंसिडेंट रे। तो ये एंगल अल्फा बनाएगी, रिफ्रैक्टेड रे एंगल बीटा बनाएगी, और नॉर्मल क्या बनाएगी, एंगल गामा बनाएगी। तो फिर यहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल क्या है, R, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल बीटा प्लस गामा। अगेन R को हम ऐसे कर देंगे tan बीटा प्लस tan गामा, क्योंकि आपको पता ही है कि लिमिट व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 टेंजेंट थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है।
तो टेन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, थीटा भी आप लिख सकते हो। ये आप फार्मूलाज आप मैथमेटिक्स में करते हैं, तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को आपको पता ही है कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर टेन अल्फा अपॉन अल्फा हो सकता है, तो इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर ही होगी, तो ये आपको पता ही है। अब उसके बाद हमने क्या करना, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने टेन अल्फा निकालना है। अब फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ देखेंगे ट्राइंगल में अल्फा कहाँ है, ये देखेंगे अल्फा, अल्फा ये है आपके पास डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल ANO, ट्राइंगल ANO, तो यहाँ से हम टेन अल्फा हम निकाल सकते हैं। टेन अल्फा ये आपके पास ऐसे करके ANO ये अल्फा है, तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, और जहाँ एंगल बन रहा है वो बेस है। अब टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AN अपॉन NO। वैसे ही अब टेन बीटा निकालना है आपने, तो टेन बीटा ये है स्टूडेंट्स बीटा, तो ANI फ्रॉम ट्राइंगल ANI, यहाँ से टेन बीटा, टेन बीटा अगेन AN अपॉन NI। फिर वैसे ही हमने गामा निकालना है, तो फ्रॉम ट्राइंगल ANC टेन गामा, तो आपके पास बना देंगे आप रफली AN अपॉन NC। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, अगर आपने ये टॉपिक करने हैं तो एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक टॉपिक आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, फिर आपको सारे के सारे टॉपिक अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यूज़ होंगी इनको हम I में पुट कर देंगे। I की वैल्यू थी आपके पास स्टूडेंट्स टेन अल्फा प्लस टेन गामा, वैसे ही हमारे पास R की वैल्यू कितनी थी, टेन बीटा प्लस टेन गामा। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है, टेन अल्फा में आपने AN अपॉन NO प्लस टेन गामा में हमने AN अपॉन NC। वैसे ही R में टेन बीटा में हमने AN अपॉन NI प्लस AN अपॉन NC। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, कंबाइन करके मैं लिख रही हूँ। तो फिर आपने लिख देना है कि सिंस एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज स्मॉल सो N lies very close to P, since of mirror is very small, so N point lies very close to P। तो फिर हम लिख सकते हैं कि NO, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स पता है कि जो भी आपने डिस्टेंस मेजर करनी है वो कहाँ से करते हैं, हम पोल से हम कैलकुलेट करते हैं। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो हमने N को हमने P से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो N पॉइंट को हमने P से रिप्लेस कर देना है, NO को PO लिख देंगे आप, और NI को हमने PI के बराबर लिख देना है, और NC को हमने PC के बराबर लिख देना है। तो I की जगह हमारे पास आ जाएगा AN अपॉन PO प्लस AN अपॉन PC। वैसे ही R की जगह AN अपॉन PI प्लस AN अपॉन PC। तो यहाँ तक हमने ये कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 4 है। फिर हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है।
तो जब हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है तो स्टूडेंट्स देखेंगे क्योंकि जो रे है वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम। तो हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में कैसे लिखते थे, फर्स्ट से सेकंड में जा रही है 1n2, मतलब फर्स्ट रेयर मीडियम 1 है और डेंसर मीडियम 2 है, तो 1n2। और इसको हम लिखते कैसे थे, ये जो n2 है इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और n1 डिनोमिनेटर में, n2 अपॉन n1। स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ आर। अगेन स्टूडेंट्स, लिमिट व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो यहाँ पर n1 साइन आई की जगह हम सिंपल आई लिख सकते हैं और n2 आर यहाँ पर लिख देंगे। अब इक्वेशन नंबर 4 को हम 5 में पुट कर देंगे, पुट 4 in 5 कॉमा वी गेट। तो n1 आई की जगह हमने लिख देना है an डिवाइडेड बाय PO प्लस an डिवाइडेड बाय PC इज इक्वल टू n2 और r की जगह an अपॉन PI प्लस an अपॉन PC। तो अब an हमने कॉमन ले लेना है बाहर, यहाँ से an अंदर आपके पास आ जाएगा n1 अपॉन PO प्लस n1 अपॉन PC। यहाँ पर भी an ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे n2 अपॉन PC। तो ये n से an हमने कैंसिल कर दिया है। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये है n1 अपॉन PO प्लस n1 अपॉन PC इज इक्वल टू n2 अपॉन PI प्लस n2 अपॉन PC। फिर हमें पता है स्टूडेंट्स, बाय अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस, बाय अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रे ऑफ लाइट, इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट है। रे ऑफ लाइट तो यूं इंसिडेंस हो रही है लेफ्ट टू राइट, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट में है, तो माइनस u यहाँ पर आ जाएगा माइनस u। और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये प्लस r आ जाएगा और पोल से लेकर इमेज ये भी माइनस v आ जाएगा, क्योंकि इमेज भी हमारी लेफ्ट साइड बन रही है। तो यहाँ पर n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन माइनस v प्लस n2 अपॉन r। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस n1 अपॉन u ये प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r। तो ये स्टूडेंट्स यही हमने डिराइव करना था, n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। एक और स्टेप आप कर सकते हैं आगे, इसमें डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड बाय n1, लेकिन यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह पूछ लिया जाता है, कि वैसे नहीं पूछा जाता है कि आप विद द हेल्प ऑफ रियल इमेज की हेल्प से डिराइव करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जो आपको ठीक लगता है आप रियल इमेज
की हेल्प से भी आप डिराइव कर सकते हो। अगर आपको वर्चुअल इमेज की हेल्प से करना है इसको सॉल्व, तो आप वर्चुअल इमेज के हेल्प से भी आप इसको डिराइव कर सकते हैं।